आज का हमारा टॉपिक है एरिया वेक्टर। अगर हम एक स्मॉल सरफेस डेल्टा एस कंसीडर करते हैं तो उस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो हम इसको जनरली मान लेते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मैं बॉल पेन को सरफेस के ऊपर रख देता हूं तो जो डायरेक्शन ऑफ पेन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसको लिखते कैसे हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस। एन कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, एंड डेल्टा एस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया, कितना एरिया वो है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल मीनिंग है कि अगर मैं किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा हूं तो कितनी लाइंस उस सरफेस को क्रॉस करती हैं, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहां पे कितनी है, 1 2 3 4 5, तो अभी कितनी लाइंस पास कर रही हैं, 5। अगर इसके बाहर से वो लाइंस पास करती हैं सरफेस के बाहर से तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम किसी स्मॉल सरफेस की बात करें तो स्मॉल फ्लक्स किसके बराबर होगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर के बराबर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हम लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा। और इस रिजल्ट के साथ हम क्या कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमने बहुत छोटे छोटे एरिया कंसीडर किए हैं, डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो मतलब बहुत स्मॉल एरिया आपने लिया है, तो अगर ऐसे छोटे छोटे एरिया करके हम एक बड़ा सरफेस तैयार करते हैं या क्लोज सरफेस तैयार करते हैं तो टोटल फ्लक्स उस सरफेस की वजह से कितना होगा, ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये जो टोटल फ्लक्स है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस ऑफ थीटा के ऊपर। और हमें पता है कॉस ऑफ थीटा की रेंज क्या होती है, इट इज -1 टू +1। ठीक है, तो थीटा जितना जैसा होगा उसके हिसाब से आपके फ्लक्स की वैल्यू आएगी। यूनिट्स में हम बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। तो आपकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन, मीटर एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, तो इससे बन जाएगा ml3t-3a-1। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना हो सकता है, इट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम पढ़ते हैं 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड इट्स सरफेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चार्ज है वो उसके अंदर होना चाहिए, सरफेस के अंदर रखा होना चाहिए, बाहर होगा तो उसका कोई रोल नहीं है फिर आपके फ्लक्स के अंदर। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक +Q चार्ज ले लेते हैं और इसको एक स्फीयर के अंदर डाल देते हैं। मतलब जैसे टेनिस बॉल के सेंटर में आपने क्या करना है, एक +Q चार्ज रख देना है। तो अगर मान लो किसी पॉइंट सरफेस पे P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं उसकी वजह से, तो उसका कूलम्स लॉ क्या कहता है, कितने के बराबर होगी, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, आर कैप उसकी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही आपकी और उसकी डायरेक्शन आर कैप दे रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds। ds मान लेते हैं, उसके ऊपर हमने एक सर्कल सा बना देना है टेनिस बॉल के ऊपर। फिर हम कहते हैं कि इस +Q चार्ज की वजह से इस ds से कितनी लाइंस पास करेंगी, तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास d phi e इज इक्वल टू ई डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो ई की वैल्यू अभी ऊपर से निकालो और ds की वैल्यू हमने पीछे से लेनी है n कैप ds, जो हमने शुरू में सॉल्व किया था। तो अगर मैं इनको यूनिट वेक्टरों को इकट्ठा कर देता हूं तो बन जाएगा आर कैप डॉट एन कैप। बाकी सारी टर्म को आपने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब आर कैप डॉट एन कैप का मतलब क्या हुआ, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 1, और डॉट की वजह से क्या आएगा, cos 0 डिग्री। cos 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी आर की डायरेक्शन भी यही है और एन की डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हमारा रिजल्ट आएगा d phi e इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर ds। तो ये तो हुआ आपका सिर्फ इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से, लेकिन हम तो पूरे स्फीयर की वजह से निकालना चाहते हैं। तो पूरे स्फीयर की वजह से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे
तो इंटीग्रेट में आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। फिर हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू पुट कर देंगे डीएस की जो अपने पीछे से निकाली अभी, उसमें आप डीएस को जो आपका वेरिएबल है, एरिया इसमें वेरिएबल हो क्योंकि छोटे छोटे एरिया ले रहे हो, और बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसको देखो आप, इसमें सबसे बड़ी बात है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर, इट इज 4 पाई रेडियस स्क्वायर, जो आपने आर लिया हुआ है आर का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज गॉसिस थ्योरम। अब इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देखते हो कि मान लो अगर मैंने उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा ही नहीं है, चार्ज है नहीं, तो उस केस में आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मान लो आप एक बल्ब लेते हो और बल्ब को अगर आप फुटबॉल के अंदर रख देते हो, फुटबॉल खाली होना चाहिए अंदर से, तभी आपको फुटबॉल के बाहर रोशनी दिखाई देगी निकलती हुई। ठीक है, लेकिन अगर बल्ब होगा ही नहीं तो रोशनी भी कहां से आएगी, मतलब लाइंस कहां से आएंगी, तो उस केस में लाइंस क्या होंगी आपकी, जीरो। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपने एक छोटा सा बल्ब लिया, मान लो 100 वॉट का बल्ब ले लेते हैं, उसको मैं एक टेनिस बॉल के अंदर रख देता हूं, ठीक है, और उसी बल्ब को उठा के फिर मैं फुटबॉल में रख देता हूं, तो साइज बड़ा हो गया ना, टेनिस बॉल का साइज छोटा है और फुटबॉल का साइज कैसा है, बड़ा। तो दोनों केसेस में फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप देखते हो कि फ्लक्स में कहीं भी रेडियस का रोल नहीं है, इसमें फॉर्मूला में कहीं भी रेडियस नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स टेनिस बॉल से जो रोशनी बाहर आएगी और जो फुटबॉल से रोशनी आएगी वो दोनों ही बराबर होंगी, उसको साइज से फर्क नहीं पड़ने वाला। रेडियस बड़ा करो चाहे छोटा करो, फ्लक्स आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। अगर मैंने एक +10 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या किया, किसी स्क्वायर के ऊपर रख दिया, ये स्क्वायर ए बी सी डी लेना है आपने, उसके सेंटर के ऊपर आपने 5 सेंटीमीटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, +10 माइक्रोकूलम। तो ये बोल रहा है कि इस +10 माइक्रोकूलम की वजह से इस शीट से कितनी लाइंस पास करेंगी। तो हम सबसे पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का एक पार्ट है। ठीक है, तो क्यूब हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये डॉटेड लाइन से आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर लो। ठीक है, तो अगर ये क्यूब का पार्ट है तो ये पूरा क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा, जैसे चाय का डब्बा होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर आपने क्या रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज। तो टोटल फ्लक्स कैसे आएगा, गॉस लॉ कहती है टोटल फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ इस शीट में से इलेक्ट्रिक लाइंस चाहिए, तो दैट मीन्स अगर ये 6 हिस्से इसके होते हैं, क्यूब के आपके 6 फेसेस होते हैं ना, तो जो 5 फेसेस से लाइट निकल रही है उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास कितना हिस्सा बच जाएगा, सिर्फ 1/6। ये ABCD क्या रोल प्ले करेगा, 1/6 पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, तो 1/6 आपको इसका हिस्सा मिलेगा, तो 1/6 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 1/6 चार्ज ये, और आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ध्यान रखना, इट इज 8.85 इंटू 10⁻², ये इसकी वैल्यू रहती है। माइक्रो की वजह से यहाँ 10⁻6 आएगा, 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 इंटू 10⁻6। तो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपका फ्लक्स है जो इस स्क्वायर से पास करेगा।